नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुधा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक कम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको नीमराज सुंडा जी ने लिखा है। आज हम लोग उसका 167वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी का आज ये तीसरा लेक्चर होने वाला है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन क्या होता है, क्यों होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे इम्बिबिशन क्या होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं जो कि आप फिजियोलॉजी में पढ़ते हो, इन सभी के बारे में डिटेल में समझा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो और आप इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आप यहाँ पर जो 8 कोर्सेज दिए गए हैं, ये 8 कोर्सेज आप लोग पढ़ रहे हो। अगर आप चाहते हो कि 8 कोर्सेज आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाए, आपको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े, तो आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपको 500 रुपए का पेमेंट करना है। उसके बाद जब आप पेमेंट कर दोगे, तो पेमेंट का आपको स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजना है। कैसे भेजोगे? जाना टेलीग्राम पर, टेलीग्राम पर जाकर लिखना @विजय कुमार गिरी 945। जैसे लिखा गया है बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से आप लिखोगे, तो वहां पर आपको एक कांटेक्ट मिलेगा। वहां पर आपको अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है जो आपने अपना पेमेंट किया है, और अपना मोबाइल नंबर सेंड कर देना है। मात्र ये 2 चीजें आप हमारे पास भेज दोगे। उसके बाद जो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का जो 8 कोर्स है, वो आपको अच्छे तरीके से डिटेल में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसमें आपका फंडामेंटल बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो तो आपका फंडामेंटल क्लियर होना बहुत जरूरी है, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो, और चाहे आप जो आप एकेडमिक्स में जो पढ़ते हो उसके लिए चाहे आप पढ़ रहे हो, दोनों के लिए बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये कोर्स। तो आप इसको जरूर परचेज करके पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, आज से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स खत्म हुआ, कल से खत्म हो गया था पिछले वाले लेक्चर में। इस वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक वाइज धीरे धीरे डिस्कशन करना। इसमें हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी होता क्या है? प्लांट फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वाइटल एंड फंक्शनल एक्टिविटीज ऑफ प्लांट। प्लांट के जो वाइटल और फंक्शनल एक्टिविटीज होती हैं, उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? प्लांट फिजियोलॉजी कहलाता है। अब इसमें 2 शब्द हैं, एक तो है वाइटल और दूसरा है फंक्शनल। अब ये दोनों चीजें होती क्या है उसको देखते हैं। प्लांट्स परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ वाइटल, वाइटल का मतलब इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। जो सर्वाइवल के लिए इसेंशियल चीजें होती हैं, उनको हम वाइटल बोलते हैं। एंड फंक्शनल, फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल। दो दो टर्म्स थे। एक टर्म था वाइटल। वाइटल का क्या मतलब होता है? जो कि सर्वाइवल के लिए एसेंशियल होता है। इसके साथ साथ दूसरा है फंक्शनल, जो कि प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए, प्रॉपर तरीके से प्लांट को काम करने के लिए काम में आता है, जैसे फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड डेवलपमेंटल। इस तरीके की एक्टिविटीज का जब हम अध्ययन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक। दैट इनेबल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड एडॉप्टेशन। These can be broadly categorized as follows। ये कई तरीके से, अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है, जिनको हम आगे बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्लांट फिजियोलॉजी होता क्या है। प्लांट फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वाइटल एंड फंक्शनल एक्टिविटीज ऑफ प्लांट्स। वाइटल एक्टिविटीज मीन्स एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। इट मीन्स दैट those functions which are very important for the survival and completion of plant's life cycle, and the functional activities are those activities like physiological, biochemicals and developmental activities like growth, reproduction and adaptation of the plants। इन सभी चीजों का अध्ययन हम किसमें करते हैं? प्लांट फिजियोलॉजी में करते हैं। ठीक। अगला अपना हेडिंग है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन मीन्स टू स्प्रेड और डिस्पर्स इन ऑल डायरेक्शन। डिस्पर्स करने का मतलब क्या होता है? बिखेरना। क्या होता है? बिखेरना, यानी कि फैल जाना। ये 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है बिखेरना, दूसरा होता है फैल जाना। कैसे फैल जाना? डिफ्यूजन में बिखेरना और फैल जाना दोनों का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझना। ये एक हायर कंसंट्रेशन का चीज है। हायर कंसंट्रेशन का चीज है, जैसे मान लो कि ये क्या है?
ये अपना क्या है, ये मान लो चाशनी है। क्या है? चाशनी, जो चीनी और पानी का जो घोल होता है, और ये है प्योर वाटर। ठीक। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही चाशनी पानी के अंदर डालेंगे तो आप देखते होंगे कि चाशनी जो होता है वो तुरंत इस पानी में मिलना शुरू हो जाता है, घुलना शुरू हो जाता है। दूसरा, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, कलर है। ठीक, जिसको जो रंग लगाने वाला कलर है, उसका जो हम पानी में डालते हैं, किसमें, जब इसको हम पानी में डालते हैं तो हमको स्टार्टिंग में कुछ रिएक्शन देखने को मिलता है। पानी, जैसे मान लो ये गिलास है, इसमें जैसे ही हम रंग डालेंगे तो ये रंग तुरंत फैलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो रंग है ये हायर कंसंट्रेशन है, और पानी क्या है, ये लोअर कंसंट्रेशन है। तो हायर कंसंट्रेशन की तरफ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फैलने को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। मतलब फैलना और डिस्पर्स हो जाना सभी डायरेक्शन में। ठीक। तो जैसे ही इसमें कलर हम डालेंगे तो ये पूरे पानी में फैल जाता है, जिसको एकदम बिल्कुल कायदे से घुल जाता है। तो जो स्प्रेड हो रहा है, जो डिस्पर्स हो रहा है, फैल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन कई तरीके का होता है, आगे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैसे होता है। बात करते हैं, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन until an equilibrium is reached among the molecule throughout the available space is known as diffusion। चाहे कोई गैस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, जब ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ता है, फैलता है, जब तक दोनों का जो हायर कंसंट्रेशन है और लोअर कंसंट्रेशन है, जब तक दोनों का कंसंट्रेशन बिल्कुल इक्वल नहीं हो जाता, तब तक ये हायर से लोअर की तरफ बढ़ता है। इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। जैसे जब आप सेंट लगाते हो, अपने बॉडी में परफ्यूम लगाते हो, तो वो पूरे रूम में फैलता है। क्यों? क्योंकि बोतल में बहुत ज्यादा हायर कंसंट्रेशन में, बोतल के अंदर बहुत हाई कंसंट्रेशन में परफ्यूम भरा हुआ है। जब इसको हम निकालते हैं तो ये पूरे रूम में आ जाता है, और जब ये पूरे रूम में आएगा तो क्योंकि रूम में लो कंसंट्रेशन है और यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन था, तो यहां से ये पूरे रूम में फैलना शुरू हो जाता है। तो ये एक तरीके का क्या है, ये डिफ्यूजन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है। जो हम लोग बॉडी स्प्रे लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, जो भी महकता है, ये क्या है, ये डिफ्यूजन है। जो हमें बदबू आती है, ये भी एक डिफ्यूजन का ही एग्जाम्पल होता है। डिफ्यूजन कई तरीके का होता है, अलग अलग स्टेट के हिसाब से, जैसे स्टेट ऑफ डिफ्यूजन और फॉर्म। जैसे गैस इंटू लिक्विड, जब गैस और लिक्विड का आपस में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोम बोलते हैं। ठीक। फोम क्या होता है, फोम जो होता है ऐसे जो झाग बन जाती है, उसी को हम फोम बोलते हैं। लिक्विड इंटू गैस होता है तो क्लाउड बन जाता है। ठीक। जैसे जो लिक्विड होता है, जब ये क्लाउड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड जब गैस में जाता है तो ये भाप बन जाता है। गैस जब लिक्विड में आता है तो फोम बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक में CO2 डाल देते हैं, ये CO2 क्या है, ये गैस है, और लिक्विड होता है ये वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घुल घोल देते हैं तो इसी को कार्बोनेटेड वाटर बोलते हैं, जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो। तो इसमें गैस में क्या मिलाया जा रहा है, वाटर मिलाया जा रहा है, तो वहां पर आप देखते होंगे झाग बनता है। जैसे जब आप कोल्ड ड्रिंक को निकालते हो गिलास में पीने के लिए, तो उसमें ढेर सारा झाग बनता है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर मिलाया गया रहता है, वही बाहर निकलने लगता है, तो ये फॉर्म हो जाता है। जब लिक्विड को गैस के अंदर मिलाया जाता है तो क्लाउड बन जाता है। जैसे जो पानी होता है, ये उड़ उड़ के एनवायरमेंट में चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और वहां बादल बन जाता है भाप के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाउड। जब सॉलिड गैस में जाता है तो स्मोक बन जाता है। स्मोक क्या बन जाता है, स्मोक बन जाता है। कैसे? ध्यान से देखना, एक सॉलिड मटेरियल है, इसके ऊपर गैस आके चिपक गई तो वो स्मोक बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं धुंध या कोहरा। ठीक। तो इस तरीके से डिफ्यूजन होता है। बात करेंगे अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक अपना है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यही जो डिफ्यूजन हो रहा था अभी, जो मैंने थोड़ी देर पहले डिफ्यूजन आपको पढ़ाया है, इसी डिफ्यूजन में अगर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देंगे, यहाँ पर देखो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा है, आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहा था, तो यहाँ आपको कोई लेयर नहीं था, तो ये डिफ्यूजन कहला रहा था। लेकिन जब एक यहाँ पर लेयर लगा दिया गया तो उसको क्या बोलते हैं, उसको तब बोलने लगेंगे ऑस्मोसिस बोलेंगे।
ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का कहने का मतलब ये है कि इधर से इधर तो कोई चीज चली जाएगी, लेकिन अगर इधर से इधर जाना होगा तो नहीं जा पाएगा। ये एक ही तरफ से अर्धपारगम्य होता है। जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है इसको क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य प्लाज्मा झिल्ली। पानी इधर से इधर तो आ सकता है, लेकिन ये जो ग्रीन कलर के सॉल्वेंट दिख रहे हैं ये इधर नहीं आएंगे, यानी कि एक ही तरफ को होता है। इसमें जो डिफ्यूजन का जो डायरेक्शन है वो केवल एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि शुद्ध वाटर शरबत में मिल रहा है, शरबत शुद्ध वाटर में नहीं मिलेगा। ये बीच में आपको एक तरीके से ये आपको दिखने को मिल रहा है, एक तरीके का लेयर बना हुआ है। ठीक। अब जैसे diffusion of the liquid from the lower concentration of the solution to the higher concentration semi permeable membrane, इसी को बोलते हैं। मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब लिक्विड का फ्लो होता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसको स्वॉलन ऑफ किसमिस इन वाटर। ध्यान से समझना, एक किसमिस रखा है। किसमिस क्या होता है? जिसको हम मुनक्का बोलते हैं। ठीक। ये किसमिस सूखी हुई किसमिस है, इसको हमने पानी के अंदर डाल दिया। अब क्या होगा? ये किशमिश पानी के अंदर घुलता है कि पानी किशमिश के अंदर घुलता है? तो अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि किशमिश पानी के अंदर नहीं घुलता है, क्योंकि किशमिश के अंदर जो पल्प है वो किशमिश के बाहर नहीं आता, क्योंकि ऐसे तरीके की एक झिल्ली बनी हुई है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जो किशमिश की ऊपरी परत होती है, उसकी वजह से किशमिश पानी के अंदर आके नहीं घुलता है, जबकि पानी किशमिश के अंदर घुस जाता है। पानी किशमिश के अंदर घुस जाता है और किशमिश क्या हो जाता है? फूल जाता है। तो जब पानी का फ्लो अंदर की तरफ होगा, सॉल्वेंट ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन इज एंटर्ड इनटू द सेल इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। तो ये जो किशमिश फूल जा रही है, ये किसकी वजह से फूल जा रही है? किशमिश का फूलना। किशमिश का फूलना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है इंडो ऑस्मोसिस। ठीक। किशमिश कैसे फूल जाती है? जब हम पानी डालेंगे तो पानी क्या है? पानी हायर कंसंट्रेशन में है, और या इसके अंदर पानी की कमी है तो पानी यहाँ लोअर कंसंट्रेशन में। तो पानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? यहाँ पर 100% पानी है और इसमें मान लेते हैं 10% पानी होगा, तो पानी ज्यादा कहाँ है? यहाँ 100% है, तो इसलिए पानी यहाँ से किशमिश के अंदर घुसना शुरू हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है? किशमिश अपना फूल जाता है, तो इसको बोलते हैं इंडोऑस्मोसिस। दूसरा होता है जैसे रेजिन स्वेल इनटू वाटर, तो ये इंडोऑस्मोसिस हो गया। एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है? द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन मीडियम इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। इसको ध्यान से समझना। हमने क्या किया? एक ले लिया अंगूर। क्या ले लिया? अभी तक हमने किशमिश लिया था, अब हमने अंगूर ले लिया। अब अंगूर के अंदर पानी ज्यादा होता है। दूसरा हमने क्या ले लिया? पानी ले लिया। पानी में हमने क्या डाल दिया? नमक डाल दिया। अब पानी में जब हमने नमक डाल दिया तो ये क्या हो गया? ये एक तरीके का हायर कंसंट्रेशन बन गया। ठीक। जब पानी में नमक डाल दिया तो हायर कंसंट्रेशन बन गया। और अंगूर कैसा है? लो कंसंट्रेशन, यानी कि इसमें पानी ज्यादा है, इसमें पानी कम है। अब ध्यान से समझना, जब हम नमक वाले पानी में अंगूर को डालते हैं तो अंगूर सुसुक जाता है, मतलब अंगूर चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि अंगूर के अंदर का जो पानी है वो सब निकल के आता है और नमक वाले पानी में आके मिल जाता है। ठीक। तो क्या होता है? द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन मीडियम इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। अब ये अंगूर के अंदर जो पानी था वो बाहर निकल गया और नमक में आ गया, क्योंकि ये नमक का जो कंसंट्रेशन था, ये नमक मिला जाने की वजह से इसका कंसंट्रेशन यहाँ पर नमक का कंसंट्रेशन इधर ज्यादा हो गया था और पानी का कंसंट्रेशन लो हो गया था, और यहाँ पानी का कंसंट्रेशन थोड़ा हाई था। तो इस वजह से क्या हो जा रहा है? पानी यहाँ से अंगूर से निकलकर बाहर आ जा रहा है। तो जब पानी अंदर जा रहा था अंगूर के, अंगूर और किशमिश दोनों एक ही चीज होती है। किशमिश सूखा हुआ होता है, अंगूर फूला हुआ होता है। तो जब अंगूर से पानी बाहर निकल रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं।
और जब किशमिश के अंदर पानी घुस जा रहा है तो उसको इंडोऑस्मोसिस बोलते हैं। जैसे चना जो है वो फूल जाता है, पानी में डालो, क्यों फूल जाता है? क्योंकि इंडोऑस्मोसिस हो रहा है। और चने को फिर से धूप में रख दो तो चना फिर से सूख जाता है, क्योंकि चने का जो पानी था वो निकल के बाहर वाष्प बन के उड़ गया। तो वो जो हो रहा है, चना जो दोबारा सूख जा रहा है, वो एक्सोऑस्मोसिस है। जैसे जब हम अचार बनाते हैं तो साल्ट जो है वो एक्सोऑस्मोसिस के तरीके से काम करता है। जैसे हमने क्या कर दिया, आम को काट के रख दिया, अब आम के ऊपर हमने हल्दी, मिर्च, नमक का और तेल का एक लेप लगा दिया। ठीक, जहाँ अचार बनाते हैं तो ऐसे ही करते हैं। अब आप ध्यान से देखोगे कि जो नमक है ये पानी को अपने अंदर खींच लेगा, क्योंकि नमक में पानी कम है और पिकल में पानी ज्यादा है, तो वो ज्यादा से कम की तरफ भागेगा। तो पानी कहाँ ज्यादा है? पानी अचार के अंदर ज्यादा है, मतलब आम के अंदर ज्यादा है, और नमक में पानी कम है या है ही नहीं, तो पानी कहाँ भागेगा? आम से निकल के नमक की तरफ भागेगा। तो इस तरीके से पानी अचार में से बाहर आ जाता है, नमक में से, वो सॉरी, आम में से बाहर आ जाएगा, और बाहर आएगा तो उड़ के गायब हो जाएगा। तो धीरे धीरे अपना आप देखते होंगे कि जो आम है वो धीरे धीरे सूखता जाता है। तो सूख जो रहा है वो किसकी वजह से सूख रहा है? एक जो ऑस्मोसिस के थ्रू सूख रहा है। अगला है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस ध्यान से समझना। प्लाज्मोलाइसिस इज द श्रिंकिंग ऑफ प्लाज्मा प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू आउटवर्ड फ्लो ऑफ द वाटर इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ये कोई हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब यहां पर हाई सोल्यूशन है, यहां पर हाई, बाहर जो है हाई कंसंट्रेशन का सोल्यूशन है, और अंदर यहाँ जो प्लाज्मा है यहाँ पर लो सोल्यूशन है, बोले तो लो कंसंट्रेशन का यहाँ पर सोल्यूशन है। यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन का सोल्यूशन है और अंदर लो कंसंट्रेशन का सोल्यूशन है। तो पानी किधर हो जाएगा? भाग के इधर चला जाएगा। अब हाई कंसंट्रेशन का सोल्यूशन है तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर पानी क्या है? लो है। ये ध्यान से समझना, नहीं कहोगे कि सर जी लो से हाई की तरफ कैसे भाग रहा है। गलत नहीं समझना, पानी की बात हो रही है। हाई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, यानी कि यहाँ पानी कम है। जैसे ध्यान से समझना, हाई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तो चाशनी बनाते हैं, तो चाशनी में पानी कम होता है और चीनी ज्यादा होता है, समझ रहे हो? तो पानी कम हो रहा है, चीनी ज्यादा है। यहाँ पर लो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, यानी कि यहाँ चीनी कम है और पानी ज्यादा है। तो पानी यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पानी ज्यादा है और यहाँ पर पानी कम है। तो ये चीजें ऐसे बाहर निकलेंगी। मैं चुप हो जा रहा हूँ, थोड़ी देर आप सोचो। अगर हायर कंसंट्रेशन है तो हायर कंसंट्रेशन का मतलब चाशनी है। चाशनी के अंदर चीनी ज्यादा होगा कि पानी? चीनी ज्यादा होगा, यानी कि पानी का कंसंट्रेशन क्या है वहां? कम है चाशनी में। तो हायर सॉल्यूशन बना तो वहां पर पानी का कंसंट्रेशन लो हो गया, और यहाँ लो कंसंट्रेशन था तो यहाँ पानी का कंसंट्रेशन हाई था। तो पानी हाई से लो की तरफ बढ़ेगा, यानी कि पानी इसमें से बाहर निकल जाएगा। तो जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जो प्लाज्मा होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म, इसके अंदर पानी होता है। लगभग 80-90% कोशिका के अंदर पानी होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है। अब इसका पानी जब बाहर निकलता है तो कोशिका भित्ति को तोड़ेगा, और कोशिका भित्ति को तोड़कर पानी बाहर निकलने लगता है। इसी को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। अब जब कोशिका से पानी बाहर निकलता है तो ऐसा तो निकलेगा नहीं, क्योंकि कोशिका भित्ति तो बंद होती है। अब इसमें से जब पानी निकलना होगा तो क्या करेगा? पानी कोशिका भित्ति को तोड़ देता है। अब ये जो कोशिका भित्ति टूट जाएगी, सेल वॉल जो होती है ये जब टूट जाएगी, तो सेल के अंदर के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ये सभी चीजें दूर फैल जाएंगी और कोशिका अल्टीमेटली डेड हो जाएगी। ठीक, अगर ये प्लाज्मोलाइसिस हुआ तो कोशिका डेड हो जाएगी। अगर हाई अमाउंट में हो गया, थोड़े बहुत अमाउंट में होगा तो उतना तो रजिस्ट कर ले जाएगी, लेकिन ज्यादा अमाउंट में हुआ तो कोशिका डेड हो जाएगी। इसी वजह से जब एक्सेस फर्टिलाइजर हम डाल देते हैं तो सॉइल में, तो क्या हो जाता है? पानी पौधे से निकल के फिर से मिट्टी में आने लगता है, यानी कि जड़ों से फिर से पानी बाहर निकलने लगता है। और बाहर जब पानी निकलेगा तो जड़ों के अंदर की जो कोशिकाएं हैं उनको तोड़ देता है, कोशिका के सेल वॉल को डैमेज कर देता है। इसी वजह से क्या होता है
कि जो प्लांट होता है वो किल हो जाते हैं, प्लांट मर जाते हैं, क्योंकि यानी कि कोशिका टूट जाती है। तो यही होता है प्लाज्मोलाइसिस। इफ ए plasmolized cell is kept in pure water, the cell attained their original shape and size due to endoosmosis। प्लाज्मो में फिर इंडोऑस्मोसिस हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। ध्यान से समझना, अगर ये कोशिका मर गई है, अगर बहुत ज्यादा प्लाज्मोलाइसिस हो गए तो कोशिका मर गई, लेकिन मान लो अगर थोड़ा बहुत हुआ है, जैसे मान लो आपने फर्टिलाइजर ज्यादा डाल दिया, आपने देखा कि पौधे सूखने लगे हैं, आपने क्या किया, तुरंत खेत में पानी भर दिया। तो पानी भर देंगे तो आप तुरंत फिर डीप्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा और आपकी फसल सुरक्षित हो जाएगी, अगर आपने तुरंत ही इस पे एक्शन ले लिया। तो ये डीप्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है, कोशिका के अंदर फिर से पानी घुसने लगता है, और प्लाज्मोलाइसिस में कोशिका के अंदर से पानी बाहर जाने लगता है। यही डिफ्यूजन है, अलग अलग तरीके से डिफ्यूजन को पढ़ा जा रहा है। यहाँ पे ऑस्मोसिस पढ़ रहे थे डिफ्यूजन को, क्योंकि यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लग गया था। यहाँ पर सीधे सीधे इसको हम डिफ्यूजन पढ़ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन था ही नहीं। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं प्लाज्मोलाइसिस, क्योंकि यह कोशिका के अंदर चीज हो रही है। बात हो रही है सब जगह डिफ्यूजन वाली, लेकिन अलग अलग जगह हो रही है, तो अलग अलग इसके टर्म हो गए हैं। आगे बात करते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, जिसको हम डीपीडी बोलते हैं, इट इज ए सक्शन प्रेशर, एक तरीके का सक्शन प्रेशर होता है। इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया बाय व्हिच वाटर एंटर इनटू सेल। ये प्रेशर डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट जो होता है, इसकी वजह से कोशिका के अंदर पानी घुसता, ये कोशिका है तो इसके अंदर जो पानी है वो घुसेगा, किसकी वजह से, ये डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट की वजह से। जहां पर ये डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट जो होता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर या फिर वॉल प्रेशर, जो टर्गर प्रेशर होता है, ध्यान से समझना। अगर टर्गर प्रेशर क्या होता है, ये मान लो, ध्यान से समझना इसको। ये टर्गर प्रेशर जो होता है, ये कोशिका भित्ति के बाहर से अंदर से लगता है, यानी कि ये अब क्या दिख रहा है, ये पूरा कोशिका दिख रहा है, ठीक। अब देखना, ये जो आपको दिख रही है ये पूरी चीज, ये क्या है, सेल वॉल है। अब सेल वॉल के अंदर क्या है, प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ, क्या भरा है, प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ। अब ये प्रोटोप्लाज्म अगर भरा हुआ है तो प्रोटोप्लाज्म कुछ तो प्रेशर लगाएगा कोशिका के उसके भित्ति पर, सेल वॉल के ऊपर। तो ये प्रोटोप्लाज्म जो अंदर से प्रेशर लगा रहा है बाहर की तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर, ठीक। अब टर्गर प्रेशर, व्हेन वाटर एंटर इन ए सॉइल ड्यू टू स्वेलिंग और अपवर्ड आउटवर्ड प्रेशर एक्सक्रीटेड बाय द सेल सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड नोन एज टर्गर प्रेशर। ये आउटवर्ड प्रेशर है, ठीक, आउटवर्ड प्रेशर ये लग रहा है, ठीक, यानी कि कोशिका के अंदर से बाहर की तरफ लग रहा है। यानी कि टर्गर प्रेशर क्या सोच रहा है कि हम कोशिका भित्ति को फाड़ दें, नीचे से अंदर से ही उसको फाड़ के बाहर निकलना है। तो ये तो हो गया टर्गर प्रेशर। दूसरा हो रहा है अपना ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बाहर से अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने आप लोगों को बताया था, या ऑस्मोसिस में। अब ध्यान से समझना, क्योंकि यहां पर ये सेल वॉल लगा है, ठीक। अब अगर हम ये बात कर रहे हैं कि ये सेल वॉल लगा है, तो यहां से ये फाड़ के अंदर आ नहीं सक रहा। अब ये टर्गर प्रेशर अंदर को जा रहा है, तो सॉरी, टर्गर प्रेशर बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है और ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर की तरफ लगा रहा है, ठीक। ये नीचे अंदर टर्गर प्रेशर है और बाहर क्या है, ये जो लिखा है अपना ऑस्मोटिक प्रेशर लिखा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर को प्रेशर लगा रहा है, यानी कि टर्गर प्रेशर से पानी चाह रहा है कि हम बाहर निकल जाएं, और ऑस्मोटिक प्रेशर सोच रहा है कि हम पानी को कोशिका के अंदर घुसेड़ दें। अब ध्यान से समझना, अगर मान लेते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अंदर अगर मान लो 10 यूनिट का फोर्स लग रहा है और बाहर 2 यूनिट का प्रेशर, फोर्स नहीं प्रेशर लग रहा है। अगर मान लो अंदर से 10 बार का प्रेशर लग रहा है और बाहर से 12 बार का प्रेशर लग रहा है, तो जीत कौन रहा, 12 बार वाला जीत रहा है, यानी कि पानी अंदर घुस जाएगा। तो यही तो बोल रहा है डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, यानी कि इसको 12 रख देंगे और टर्गर प्रेशर को 10 रख देंगे, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2। तो इसका
डिफ्यूजन प्रेशर जो है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट वो कितना है, 2 है। यानी कि 2 बार के प्रेशर से पानी इस कोशिका के अंदर घुस जाएगा। इसी की बात यहाँ पर हो रही है। वाटर पोटेंशियल इज ऑलवेज निगेटिव एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 0। इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, और या तो निगेटिव हो जाएगी। ये अगर कम हो गया, अगर ये 10 और 10 हो गया तो ऐसे हो जाएगा, और अगर ये मान लेते हैं 9 हो गया और ये 10 हो गया तो अपनी वैल्यू माइनस में आ जाएगी। यानी कि अंदर ये जो है ये बढ़ गया, तो अंदर अगर ये बढ़ गया तब तो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट लगे ही नहीं रहा है। डिफ्यूजन प्रेशर तभी लगेगा जब पानी अंदर को घुसेगा। जब अंदर जा ही नहीं रहा है तो क्या होगा, या तो ये ऑलवेज निगेटिव होगा और या तो फिर मैक्सिमम 0 तक पहुंच पाएगा। यही बात यहाँ पर कही जा रही है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट है ये कैसे काम करता है। आगे बात करते हैं सोल्यूशन। एक मैंने बोला था अभी हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपर का क्या मतलब होता है, हाई, हाई, स्ट्रॉन्ग, ठीक। हाइपर का क्या मतलब होता है, हाइपो का मतलब लो। हाइपर कितनी बहुत हाइपर हो जा रहा है, मतलब बहुत हाइपर मतलब गुस्सा, मतलब हाई लेवल, ब्लड प्रेशर हाई हो जा रहा है। तो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक ऐसे समझ सकते हो, दोनों में कंफ्यूजन होता है कि हाइपोटोनिक क्या होता है और हाइपरटोनिक क्या होता है। तो हाइपरटोनिक में हाइपर होता है, हाइपर मतलब ज्यादा, गुस्सैल मतलब बहुत ज्यादा, अभी हम खुद तोड़ फोड़ देंगे। तो ये बिल्कुल स्ट्रांग है, हायर कंसंट्रेशन है। तो जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिसका कंसंट्रेशन लो होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मैं आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूं, जब दोनों को आप तुलना करोगे तभी बता पाओगे कि कौन सा हाइपोटोनिक है और कौन सा हाइपरटोनिक है। बिना तुलना के तो हम बता ही नहीं सकते। कोई चीज ज्यादा है या कम है हमको कब पता चलेगा, जो हमको 2 चीजें मिलती हैं तभी तो हम तुलना कर पाएंगे। ज्यादा या कम बताने के लिए हमारे पास 2 चीजें तो होनी चाहिए। अब जैसे मान लो हमने बोल दिया चाशनी, क्या बोल दिया, चाशनी। दूसरा हमने बोल दिया शरबत, शरबत, ठीक। ध्यान से सोचो और बताओ हाइपरटोनिक कौन सा होगा और हाइपोटोनिक कौन सा होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो। ये जो है ये हाइपरटोनिक होगा और ये जो होगा ये होगा हाइपोटोनिक। क्यों, क्योंकि शरबत का जो कंसंट्रेशन है ये लो होता है, शरबत में चीनी थोड़ी सी कम मिलाई रहती है और चाशनी में चीनी थोड़ा सा ज्यादा मिलाई रहती है। तो ये हाइपोटोनिक और हाइसोटोनिक समझ में आ गया होगा, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। अगला है आइसोटोनिक, नाइदर वीक नॉर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, जैसे आई ड्रॉप। अब ध्यान से समझना, अगर हमने आई ड्रॉप हाइपरटोनिक बना दिया तो जैसे ही हम पानी आई ड्रॉप आंख में डालेंगे, ये हमारे आइरिस के अंदर का जो पानी है, आइरिस के अंदर जो पानी होता है उसको बाहर अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बहेगा पानी। तो अगर कंसंट्रेशन हाई है तो यानी कि पानी इसके अंदर कम होगा। ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर हायर कंसंट्रेशन है तो पानी कम होगा, ठीक। अगर पानी का सोल्यूशन है और हाई कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन है तो उसमें पानी कम होगा। तो अगर मान लो हाइपरटोनिक सोल्यूशन हमने अपनी आंख में डाल दिया तो यानी कि उस सोल्यूशन में, उस आई ड्रॉप में पानी की कमी थी और हमारे आंख में पानी ज्यादा है, तो क्या होगा, पानी ज्यादा से कम की तरफ बढ़ेगा। तो यानी कि हमारे आंख के अंदर जो पानी है वो बाहर निकल आएगा तो हमारी आंखें खराब हो जाएगी, हमारी आइरिस के अंदर का पानी बाहर निकल आएगा तो हमारी आंखें खराब हो जाएगी, अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन हुआ तो। अब अगर मान लो हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो जाए, लो कंसंट्रेशन का, अगर लो कंसंट्रेशन का होगा तो क्या होगा, हमारी आइरिस के अंदर थोड़ा हाई कंसंट्रेशन हो गया, यानी कि आइरिस के अंदर पानी कम हो गया, और आई ड्रॉप क्योंकि लो कंसंट्रेशन का है तो लो कंसंट्रेशन का होने की वजह से इसके अंदर पानी ज्यादा हो जाएगा। तो क्या होगा कि पानी हमारी आंख में घुसने लगेगा, आइरिस में घुसेगा, और जब आइरिस में घुसेगा तो वहां की कोशिकाओं को तोड़ देगा, तब भी हमको नुकसान कर जाएगा, तब भी हमारी आंख फूट जाएगी। एक में आंख फूलने की वजह से फूट जाएगी और एक में आंख सुसुक जाने की वजह से, यानी कि सिकुड़ जाने की वजह से खराब हो जाएगी। दोनों तरीके से हमारी आंख खराब हो जाएगी, अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो गया तब भी और हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो गया तब भी। लेकिन अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन है तो ना तो आंख से पानी बाहर आएगा और ना ही अंदर जाएगा,
तो हमारी आंख सुरक्षित रहेगी। तो यही होता है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और ये। अब बात करते हैं, जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो हमको तीन चीज मिलती है। एक तो सोल्यूट मिलता है, एक होता है सॉल्वेंट, और एक होता है सॉल्यूशन। विलेय, विलेयन, विलायक। ये क्या होता है, साल्ट जो है जिसको सॉल्यूट बोलते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं विलेय। ये वाटर जो है सॉल्वेंट, इसको क्या बोलते हैं, विलायक। और ये क्या है, ये विलयन है। सॉल्यूशन का मतलब विलयन। विलेय, विलयन, विलेय, विलायन, विलयक। विलेय मतलब जो घुल जा रहा है, विलायक जो घोल दे रहा है, और विलयन जो घुलने के बाद बन रहा है। तो सॉल्यूट क्या है, नमक है। नमक, नमक क्या है, ये विलेय है, ये घुलना चाह रहा है। और वाटर क्या है, ये विलायक है, ये घोल देगा। यानी कि अगर नमक को पानी के अंदर डाला जाए तो ये गायब हो जाएगा। तो विलेय जो होता है वो घुल जाता है अंदर जाकर, और बाद में क्या बन जाएगा, साल्ट और वाटर का सोल्यूशन बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं विलयन। विलेय, विलयन और विलायक, ये तीनों चीजें आई होप आपको समझ में आई होगी। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इम्बिबिशन क्या होता है। The absorption of water by a dry wood substance due to hydrophilic colloid is called imbibition। जब किसी हाइड्रोफिलिक कोलाइड की वजह से कोई सूखी हुई लकड़ी पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करके लकड़ी फूल जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, इम्बिबिशन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय ड्राई वुड, यानी कि जो अपनी सूखी लकड़ी है, जब वो पानी पा जाती है तो क्या हो जाती है, फूल जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इम्बिबिशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे, जब लेक्चर खत्म हो गया। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज हमें फाइनेंशियली जरूर सपोर्ट करिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करो, इसके रीच ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिले और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। आपके जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।